ये नेहरू के एरा का इंडिया नहीं है कि ब्लंडर पे ब्लंडर करता जाएगा और कोई भी कंट्री उसका फायदा उठाता रहेगा। ये मोदी का भारत है, जो मुंहतोड़ जवाब देता है, जो आँख में आँख डाल करके बात करता है। एक तरफ मोदी जी सबके साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए, आँख से आँख मिलाते हुए, हँसी-मज़ाक करते हुए नज़र आए, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक नमूने की तरह खड़ा पाया गया। पीएम मोदी 31 अगस्त को तियानजिन सिटी चाइना गए हुए थे एससीओ समिट में भाग लेने। 2 दिन का समिट था ये और बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएँ घटी इन 2 दिनों में। एक्चुअली पूरी दुनिया में खलबली मच गई। तो जानते हैं कि इसमें क्या हुआ है और इसको हम लोग इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग के इंडिया के लिए क्या मायने रहे। भारत को क्या नुकसान या फ़ायदा हुआ या होता हुआ दिख रहा है। चाइना को क्या फ़ायदा या नुकसान होता हुआ दिख रहा है। रशिया को क्या फ़ायदा या नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका को क्या फ़ायदा या नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एंड लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि भिखारी पाकिस्तान को क्या फ़ायदा या नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और इसमें हम ये भी समझेंगे कि पीएम मोदी कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं। पीएम मोदी कहीं नेहरू वाला ही ब्लंडर तो दोबारा से नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि नेहरू का ब्लंडर क्या था। 50 के टाइम में जब नेहरू ने किसी तरह से जब नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे, तो नेहरू ने नाम को फॉलो किया था, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को, मतलब कि किसी के साथ नहीं जाना है। उस समय पूरा दुनिया 2 ब्लॉक में बँटा हुआ था, जैसे आज लगभग होने वाला है आज के टाइम में। एक तरफ यूएसएसआर था, दूसरी तरफ अमेरिका था। तो नेहरू ने कहा कि ना तो हम अमेरिका के साथ जाएँगे, ना यूएसएसआर के साथ जाएँगे। हालाँकि नेहरू का झुकाव भारत को यूएसएसआर की तरफ ले गया। अब हुआ क्या? नेहरू ने एक नारा दिया उस टाइम में। मतलब नेहरू को बड़ा कीड़ा लगा हुआ था कि भई हमें तो हमारा पड़ोसी हमारा भाई है, हमारा ये भाई है, पाकिस्तान भाई है, बांग्लादेश नहीं बना था वो भी भाई था, चाइना भाई था। नेहरू ने नारा दिया कि हिंदी, चीनी भाई-भाई, मतलब भारतीय और चीनी भाई-भाई है। नेहरू अपने आप को औकात से ऊपर नाप रहे थे। मतलब दुनिया उनको वैसे नहीं देख रही थी जैसे नेहरू देख रहे थे। मतलब आप ऐसे समझो कि एक बिल्ली आईने में अपने आप को शेर देख रहा है। मतलब आईने में देख के वो अपने आप को शेर समझ रहा है। ये हालत नेहरू की थी। दुनिया नेहरू को वैसे ही देख रही थी जैसे नेहरू थे, एक बिल्ली की तरह। यहीं पे नेहरू गलती कर गए। नेहरू का ब्लंडर यही था कि वो चाइना को भाई-भाई बोलते रहे और चाइना अपनी औकात बढ़ाता चला गया 10-15 सालों में। एंड हेंस 1962 में जब नेहरू हिंदी चीनी भाई-भाई कर रहे थे, चाइना ने इंडिया की पीठ में छुरा भोंका, जिसमें चाइना ने इंडिया पे अटैक किया। इंडिया के बहुत बड़ा एरिया चाइना हमेशा के लिए छीन लिया, जो आज भी भारत और चाइना के बीच में झगड़े का विषय बना हुआ है। तो ये था नेहरू का ब्लंडर, ब्लाइंडफोल्डेडली चाइना पे भरोसा करना। उस टाइम चाइना का प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, लेकिन चाइना का जो मेन पावर था, जो मोस्ट पावरफुल पर्सन था, जो चाइना को कंट्रोल करता था, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का चेयरमैन था। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का हेड था, उसका नाम था माओ जेडुंग। हिंदी में हम लोग उसको माओ त्से तुंग बोलते हैं। और माओ त्से तुंग बृहत चाइना में बिलीव करता था, मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेके चल रहा था चाइना के लिए। उसी क्रम में उसने भारत के भी एक अच्छे खासे हिस्से पे कब्जा कर लिया, नेहरू के ब्लंडर पे, नेहरू को धोखा देते हुए, भारत को धोखा देते हुए। अब सवाल उठता है कि अभी जो मोदी जी एससीओ समिट में तियानजिन शहर में जाकर के बाकी नेताओं से मिल के आ रहे हैं, क्या वो फिर से वही ब्लंडर करने वाले हैं? क्या ये ब्लंडर दोहराने का टाइम आ गया है? क्या ऐसा होने वाला है? तो इसका पहली बात तो एक सिंपल प्लेन आंसर है, नो। भारत उस दिन वाला या उस टाइम वाला भारत अभी नहीं है। उस टाइम एक कमजोर भारत था। एक ऐसा भारत था जिसका प्राइम मिनिस्टर अय्याशी में बिजी रहता था, जिसका प्राइम मिनिस्टर सिगरेट मंगवाता था एरोप्लेन से, जिसका प्राइम मिनिस्टर अपने कपड़े धुलने के लिए ब्रिटेन भेजता था और जिसका प्राइम मिनिस्टर अपने प्लेयर्स को और आर्मी वालों को जूते तक नहीं दे पाता था, जिसका प्राइम मिनिस्टर सबमरीन्स पे जाकर के, जिसका प्राइम मिनिस्टर फाइटर प्लेन्स वगैरह पे जाकर के छुट्टियां मनाता था, लेकिन वो जूते नहीं दे पाता था आर्मी के लोगों को, आर्मी के सैनिकों को। तो इस तरह से वो भारत अलग था। अभी का भारत अलग है। अभी का भारत फुल्ली मॉडर्नाइज्ड है। मेक इन इंडिया के घोड़े पे सवार होकर भारत तेजी से आगे निकल रहा है और अभी ना तो चाइना में इतनी हिम्मत है कि वो भारत से पंगे करने की दोबारा कोशिश करेगा, गलवान में जो भी हुआ एक झड़प उसके बाद, और ना ही किसी और कंट्री में इस तरह की जुर्रत करने की फिलहाल हिम्मत दिख रही है। तो नेहरू वाला ब्लंडर तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको साइड करते हैं, ये नहीं होने वाला है और ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, पिछली बार की तरह भारत हैरान, परेशान या फिर अनजान नहीं है। इस बार भारत सावधान है। भारत चाइना के साथ अगर दोस्ती भी कर रहा है तो फूक-फूक के कदम रख रहा है। मतलब भारत पहले से जान रहा है कि चाइना धोखा दे सकता है। इसलिए वन स्टेप एट ए टाइम भारत ले रहा है चाइना के साथ।
तो नेहरू वाला ब्लंडर का किस्सा यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आगे आते हैं कि इससे इंडिया को क्या फायदा या नुकसान हुआ है, भारत के लिए इस मीटिंग के क्या मायने थे। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रही है पूरी दुनिया के लिए। जब मोदी जी एंट्री मारते हैं तो मोदी जी ने वहाँ पे ऑल्दो शी जिनपिंग के साथ समय बिताया, लाइटर मोमेंट्स बिताए, सीरियस मोमेंट्स बिताए, पुतिन के साथ समय बिताया। दोनों नेताओं के साथ, शी जिनपिंग और पुतिन के साथ अलग-अलग बायलैटरल टॉक्स भी किए। घंटों डिस्कशन चला बहुत सारे मुद्दों पे। पुतिन के साथ जहाँ डिफेंस डील्स, एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह पे बहुत सारे डिस्कशन चला, वहीं शी जिनपिंग के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में डिस्कशन हुआ। ट्रेड को लेकर के डिस्कशन हुआ, मानसरोवर वगैरह मतलब कि जो आना-जाना एक-दूसरे का है उसको ओपन करने का डील हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दों पे अलग-अलग नेताओं से बातचीत हुई, जिससे कि आप साफ-साफ समझ सकते हो कि भारत ने यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट किया। भारत को चीन के साथ टेंशन जो था वो कम हो गया, चीन के साथ अच्छे रिश्ते बहुत जल्दी बहाल हो गए। चाइना रसिया के साथ भारत ऑलरेडी अच्छी डीलिंग्स कर रहा था, उस पे और भी ज़्यादा डिस्कशन हुआ और भी नए-नए डील्स बनने शुरू हो गए। तो इस तरह से भारत को यहाँ से काफ़ी कुछ मिला। बट जो सबसे ज़्यादा भारत को मिला वो ये दोनों पॉइंट पे नहीं था, वो एक तरह का इनडायरेक्ट अचीवमेंट था। वो था कि अमेरिका भारत के पीछे पड़ा हुआ था पिछले 2-3 महीने से। अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा था, कभी 25%, कभी 50%। और इस ऐसे समय में जब ट्रंप ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मोदी तो अलग-थलग पड़ गया है, भारत को हमने अलग-थलग कर दिया, भारत कहाँ भाग के जाएगा हमारे साथ, मतलब अमेरिका के साथ भारत सबसे ज़्यादा ट्रेड डील करता है। अब अगर हमने टैरिफ लगा दिए तो भारत अमेरिका में सामान बेच नहीं पाएगा, फिर भारत ये सारे सामान कहाँ ले जा करके बेचेगा? मतलब भारत को हमने बहुत ज़्यादा नुकसान दे दिया है। एक तो इधर न्यूज़ आ गया कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.8% रहा है, पिछला वाला जून वाला, तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। बाकी कंट्रीज जहाँ नेगेटिव में ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, अमेरिका खुद नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रहा है मतलब हर क्वार्टर में या फिर एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर में, और नहीं भी नेगेटिव दिखा रहा है तो उसका जो ग्रोथ रेट रहता है वो 0 पॉइंट समथिंग रहता है। तो वैसे समय में जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज थोड़ा-सा भी ग्रोथ रेट दिखा पाने में लगभग फेल हो रहे हैं, मतलब बुरी तरह से फेल हो रहे हैं, उनका जीडीपी ग्रोथ हो ही नहीं रहा है या नेग्लिजिबल हो रहा है। वहाँ पे भारत 7.8% ग्रोथ रेट, मतलब लार्जेस्ट कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट भारत ने दिया है। तो एक तो ये बूमिंग न्यूज़ आ गया, जिससे ट्रंप को झटका लगा। दूसरा न्यूज़ ये हुआ कि जब भारत पे उसने टैरिफ लगाए, तो झुकने की बजाय जहाँ पे भारत सभी को मिलाकर के चल रहा था, भारत अब ओपन हो गया और भारत ने अपनी पुतिन के साथ, रसिया के साथ दोस्ती को जगजाहिर कर दिया। मोदी जी का पुतिन के साथ हँसना, अच्छे से बात करना, मज़ाक करना, सीरियस बातें करना, सेम चीज़ नॉट सेम लेवल पे बट सिमिलर तरह से शी जिनपिंग से डील करना, ये चीज़ें अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। ये ट्रंप की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है, अगला 10-15 दिन तक ट्रंप सही से सो नहीं पाएँगे। तो ये इंडिया का मेजर अचीवमेंट रहा है। जहाँ ट्रंप इंडिया को धकियाने में, धमकाने में लगा हुआ था, वो स्ट्रेटजी उसका फिलहाल फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ट्रंप को मन ही मन लग रहा था, ट्रंप बहुत बड़ा इगोटिस्टिक है। उसको लगता है कि वो दुनिया के सेंटर में है, ट्रंप सेंटर में बैठा हुआ है ब्रह्मांड के, और उसके चारों तरफ सूरज घूम रहा है, धरती घूम रही है, हर चीज़ उसको सेंटर में रख के घूम रहे हैं। तो उसको पहली बार ऐसा फ़ील हुआ होगा कि ऐसा नहीं है। ये मीटिंग देख करके उसको समझ में आ गया होगा कि मोदी जी उसके लेवल से कहीं ज़्यादा, मतलब बियॉन्ड उसके लेवल है, और थोड़ा बहुत उसको होश भी आने वाला है। तो चलो ये इंडिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। अपार्ट फ्रॉम जो भी इंडिया को रसिया के साथ मिला डील करके, जो चाइना के साथ टेंशन्स खत्म हुए और ट्रेड डील्स वगैरह ओपन हुए, उसके अलावा अमेरिका को एक तरह से धमकाया गया है, इनडायरेक्टली अमेरिका को औकात दिखाई गई है। ये इंडिया का मेजर अचीवमेंट रहा है। साथ-साथ ऐसा करते-करते मोदी जी ने 1-2 चौके-छक्के और भी लगा दिए। जब रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कर दिया कि भई हम जो इनका कंसेंसस बना था, जिस पे साइन करना होता है कि हम लोग सभी लोग एग्री कर रहे हैं, और उनका एक पॉइंट्स बनता है, माइन्यूट्स बनता है, उस पे साइन करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया ये बोल कर के कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे, इस दस्तावेज पे, क्योंकि इसमें पहलगाम अटैक को टेररिस्ट अटैक नहीं बताया गया है, पहली बात। और दूसरी बात, जो बेचारे इनोसेंट बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से फ्री कराने के लिए लड़ते रहते हैं, उनको टेररिस्ट बनाया गया है। मतलब इंडिया ने यहाँ पे चाइना के साथ दोस्ती करने का सारा कुछ जो प्रोसेस था वो भी फॉलो किया। एट द सेम टाइम ये भी इंडिया ने बता दिया कि हम तुम्हें ब्लाइंड फोल्डेडली तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मतलब जहाँ गलत रहेगा हम गलत को गलत ही बोलेंगे। तुम्हारी वजह से हम रात को दिन और दिन को रात नहीं बोलने वाले हैं। दूसरी चीज़, पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कई बार मेंशन किया ये चीज़। एक तो मोदी जी बार-बार बोलते जा रहे हैं कि ये वार का एरा नहीं है, ये वार का ज़माना नहीं है, वार का युग नहीं है, शांति का युग है। दूसरी बात, जब चाइनीज़ प्रीमियर ने बार-बार ये बोला कि एलिफेंट और ड्रैगन को साथ-साथ मिलके वर्क करना चाहिए, हम लोग पार्टनर की तरह वर्क कर सकते हैं, बिज़नेस पार्टनर की तरह, राइवल की तरह नहीं।
तब मोदी जी ने अपनी तरफ से उनको रिमाइंड करवाया और ये बोला कि भई ये सब रिश्ते भी जो होते हैं ना कंट्रीज़ के बीच में भी, वो आत्मसम्मान और विश्वास पे टिके होते हैं। मतलब हमें इन चीज़ों पे भी वर्क करना पड़ेगा। उनका इशारा बॉर्डर की तरफ भी था। मोदी जी का कहना था कि अगर बॉर्डर इश्यूज़ को अच्छे से सेटल नहीं किया जाता है, तो हमारे बीच में विश्वास डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ट्रेड डील्स और बाकी चीज़ें तो सही है, बट उसके साथ-साथ हमें दूसरी पहलुओं पे भी विचार करना पड़ेगा। हालाँकि तुरंत इसका कोई रिज़ल्ट निकल के नहीं आया, बट जिस तरह से इनके बीच में बैलेंडरिंग हुई है, जिस तरह से हँसी-मज़ाक का माहौल बना है, इन बड़े नेताओं के बीच में, मोदी जी और शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में, कि इंडिया चाइना की बॉर्डर टेंशन्स आने वाले समय में और कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जब तक इधर मोदी जी चाइना में गुल खिला रहे थे, तब तक उधर ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष लुला डी सिल्वा ने उन्होंने फट से ट्वीट कर दिया, जिसमें वो मोदी के साथ हँसते-खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब मोदी जी के साथ हँसी-मज़ाक करते हुए एक क्लिप उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया। बेसिकली ट्रम्प के पिछवाड़े में आग लगाने के लिए लुला डी सिल्वा ने ये काम किया था। एनीवे, ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत अच्छा वीक या बहुत अच्छा 2 डेज़ कहा जाएगा, क्योंकि भारत ने ना सिर्फ दुनिया के सामने में अपना पावर प्रदर्शन कर लिया इस तरह से, बल्कि एक ये मैसेज भी दे दिया है कि इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है और कोई भी कंट्री या पर्सन इंडिया को झुका नहीं सकता, उसके उस रास्ते से हटा नहीं सकता। और ये नेहरू के एरा का इंडिया नहीं है कि ब्लंडर पे ब्लंडर करता जाएगा और कोई भी कंट्री उसका फायदा उठाता रहेगा। ये मोदी का भारत है, जो मुँहतोड़ जवाब देता है, जो आँख में आँख डाल करके बात करता है। अब यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान को मेंशन ना करूँ, तो बहुत कुछ मिसिंग रह जाएगा। ना सिर्फ मोदी जी इस तरह की सारी चीज़ें अचीव करके वहाँ से निकले, बल्कि साथ में पाकिस्तान के नीचपंथी को, मतलब पाकिस्तान को बिल्कुल वहाँ पे भाव नहीं दिया गया। एक तरफ मोदी जी सबके साथ हाथ से आँख मिलाते हुए, आँख से आँख मिलाते हुए, हँसी-मज़ाक करते हुए नज़र आए, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक नमूने की तरह खड़ा पाया गया। और जब पुतिन और मोदी जी वगैरह एक जगह से गुज़र रहे थे, तो शहबाज शरीफ एक स्कूल के बच्चे की तरह दौड़ता हुआ आया पुतिन से हाथ मिलाने के लिए। मतलब ये सब चीज़ें पाकिस्तान को बहुत ही बुरे लाइट में खड़ा करती है। बेसिकली ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान कोई नकारा भिखारी सा कंट्री है। इस पे भी मैं लास्ट में आऊँगा कि पाकिस्तान भिखारी कैसे है और वो चाइना में क्यों गिरा हुआ है। अब आते हैं कि इस मीटिंग के चाइना के लिए क्या मायने रहे हैं, मतलब इससे चाइना को क्या मिला है। तो बेसिकली चाइना ने अपना पावर प्रदर्शन किया है। शी जिनपिंग ने दिखा दिया। जैसे ट्रम्प इंडिया पे टैरिफ लगाया है, वैसे ट्रम्प चाइना को भी धौंसिया रहा था। चाइना पे भी टैरिफ लगाने के शुरू में बहुत धमकी दी, जब चाइना अड़ गया तो लास्ट में ट्रम्प भाग गया ये बोल के कि 90 दिन बाद चाइना को देख लूँगा। अदरवाइज़ चाइना को ही सबसे पहले हड़काया था ट्रम्प। तो और ट्रम्प और अमेरिका जो है चाइना से ही मिलनी चिढ़े हुए हैं। चाइना को अपना राइवल मानते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि चाइना उनको जल्दी रिप्लेस कर देगा। एक तरफ जहाँ अमेरिकन इकोनॉमी लगभग $31 ट्रिलियन के करीब है, वहीं चाइनीज़ इकोनॉमी 18-19 ट्रिलियन डॉलर है। तो अमेरिका के सबसे करीब जो है वो चाइना ही है। इस वजह से अमेरिका चाइना से चिढ़ा रहता है। तो वैसे में अमेरिका ने क्या किया था, जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है, उसमें चाइना को अलग-थलग कर दिया था। रसिया को रूस यूक्रेन युद्ध में फँसा करके उधर रख दिया था और चाइना को साथ देने वाला कोई नहीं बचा था बेसिकली। नॉर्थ कोरिया को उधर अलग करके रखा हुआ है। इस तरह से जो चाइना के 2 फ्रेंड थे, दोनों को एक अलग-थलग है और दूसरे को युद्ध में फँसा रखा था और चाइना को अलग-थलग कर दिया था अमेरिका ने। इस मीटिंग के बाद, एससीओ मीटिंग के बाद, तियानजिन में जो मीटिंग हुई, उसके बाद अब चाइना वापस आ चुका है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने क्वाड बनाया था, जिसमें इंडिया को लीड रोल दे रखा था ताकि चाइना को हड़काया जा सके, चाइना को धमकाया जा सके। क्वाड की भी धज्जियाँ उड़ गई एक तरह से बिना बोले और चाइना ने क्वाड का जो लीड मेंबर था इंडिया, उसको उठा के अपने पाले में कर लिया। ट्रम्प की एक गलती ट्रम्प को और अमेरिका को सैकड़ों सालों के लिए पीछे छोड़ देगी। चाइना वापस आ गया और चाइना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि चाइना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। चाइना ने अपना पावर प्रदर्शन मिलिटरीली किया। चाइना ने ये दिखाया कि चाइना जब चाहे तब दुनिया के पावरफुल लीडर्स को, जैसे कि पुतिन, मोदी और तमाम दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो जिसको ग्लोबल साउथ बोला जाता है, उनको जब चाहे तब अपने पास बुला सकता है और उनके अपने साथ ले जाने की क्षमता भी रखता है। इसके अलावा चाइना इंडिया के साथ जो बॉर्डर डील्स वगैरह को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो हो गया। दोनों के बीच में वीज़ा फिर से लेना-देना शुरू हो गया। दोनों के बीच में बिज़नेस डील्स भी शुरू हो गए। चाइना ने बोला कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह को वो इंडिया को अब देना शुरू कर देगा। जो टनल वगैरह खोदते हैं, उस तरह के इक्विपमेंट्स चाइना ज़्यादातर बनाता है, भारत में ज़्यादा बनते नहीं हैं। वो सब भी चाइना ने भारत को देने का प्रॉमिस कर दिया है। मानसरोवर जो हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, वहाँ पे वीज़ा देना बंद कर दिया था चाइना ने 2000 या 2021 के दौरान, वो भी ओपन कर दिया है। तो इस तरह से चाइना इंडिया के साथ डीलिंग्स बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से चाइना को ज़्यादा बेनिफिट होगा।
क्योंकि जो इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड है वो लगभग 135 से $36 बिलियन का है, जिसमें चाइना इंडिया को बेचता है $100+ बिलियन और इंडिया बेचता है $15-20 बिलियन। मतलब हाईली स्कोर है, हाईली वन साइडेड है, मतलब वो हाईली बेनिफिशियल है चाइना के लिए। तो अगर इंडिया के साथ चाइना का रिश्ता सुधरता है तो चाइना को ज़्यादा बेनिफिट होगा, इंडिया को कम बेनिफिट होगा, बट दोनों कंट्री को बेनिफिट है। ये था चाइना के लिए इस मीटिंग के मायने। बाकी जगह भी चाइना की डीलिंग्स अच्छी रही, बट देन बाकी जगह चाइना की डीलिंग्स तो पहले से भी चल रही थी। जो मेन एडवांटेज चाइना को मिला वो था इंडिया के साथ उसकी डीलिंग सुधर गई, दैट इज नंबर 1। और नंबर 2, चाइना ये सारा पावर किसको दिखाने के लिए कर रहा था? इंडिया को, रसिया को या किसी तीसरे कंट्री को नहीं, चाइना दिखा रहा था व्हाइट हाउस को। चाइना जान रहा था कि व्हाइट हाउस में पॉपकॉर्न लेके ट्रम्प बैठा होगा ये सब देखने के लिए, और ट्रम्प के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बैठ के पूरे टाइम यही देख रहे होंगे कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो चाइना ने व्हाइट हाउस को उसकी औकात दिखा दी है। चाइना ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा दिया है कि भाई हम तुम पे उतने डिपेंडेंट नहीं है जितना तुम हम पे डिपेंडेंट हो। हम तुम्हें सस्ता माल नहीं देंगे तो तुम लोग रोड पे आ जाओगे, जबकि तुम हमारा माल नहीं खरीदोगे तो हम दुनिया में कहीं और भी बेच सकते हैं। और हमारे साथ एक से बढ़ के एक पावरफुल लोग खड़े हैं। इनफैक्ट तुम्हारा मोदी, जिसको कि ट्रम्प अपना फ्रेंड बताता था, इंडिया को अपना फ्रेंड बताने लग गया था, चाइना ने दिखा दिया कि वो भी अब हमारे साथ है। ये इस मीटिंग का था चाइना के लिए मायने। अब समझते हैं कि इसका रसिया के लिए क्या मायने रहा, पुतिन के लिए। तो जो बैंटरिंग है जिसमें कि मतलब इंडिया के साथ डील किया रसिया ने, एनर्जी वगैरह का, डिफेंस इक्विपमेंट्स का, फाइटर जेट्स का, सुखोई का हो सकता है, इंडिया का सुखोई 57 का डील रसिया के साथ हो जाए। ये सब तो जो नॉर्मल पॉइंट्स आजकल हो गए, मतलब वो तो है ही। तेल में इंडिया चाइना के बीच में डील, इंडिया और रसिया के बीच में डील हुआ कि और ज़्यादा तेल खरीदेंगे, ये सब तो है ही। बट जो मेजर अचीवमेंट था पुतिन के लिए वो ये नहीं था। मेजर अचीवमेंट था कि पुतिन को रूस यूक्रेन युद्ध के स्टार्ट से ही उन पे केस करवा करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और उन पे अरेस्ट वारंट निकाल करके पुतिन को आइसोलेट कर दिया गया था, दुनिया से अलग खलग कर दिया गया था। पुतिन कहीं जा नहीं सकते थे ओपनली। मतलब पुतिन एक तरह से एग्जाइल में जी रहे थे रसिया में, अपने ही देश में एग्जाइल में जी रहे थे, आइसोलेशन में डाल दिया था, इंटरनेशनल आइसोलेशन में पुतिन को डाल के ये वेस्ट और अमेरिका ने उनको फंसा दिया था, पिंजरे में एक तरह से कैद कर दिया था। जब पुतिन अलास्का से ट्रम्प से मिले तो इंटरनेशनल आइसोलेशन से बाहर है, और चाइना में एससीओ मीट में आकर के पुतिन ने दिखा दिया कि अब वो किसी आइसोलेशन में अब आगे से नहीं है। अब पुतिन जहां चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे उससे मिल सकते हैं, उनके साथ अब डीलिंग्स कर सकते हैं। बेसिकली पुतिन फिर से खुले सांड की तरह हो गए। जो पुतिन को इन्होंने पिंजरे में कैद शेर बना रखा था, वो पुतिन वापस से खुले सांड हो गए। और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में पुतिन किस किस तरह के डिसीजंस लेते हैं। पुतिन जो कि बहुत ही पावरफुल और इंटेलिजेंट रशियन लीडर माने जाते हैं, देखना ये है कि वो कैसे रसिया को किस तरफ लेकर के जाते हैं। ये तो था इस मीटिंग का रसिया के लिए मायने, पुतिन के लिए मायने। अब आता है कि इसका यूएसए के लिए क्या मायने था। तो ये जितने मायने चल रहे हैं ये सब यूएसए के लिए ही तो थे। ये पावर प्रदर्शन, ये एक दूसरे से दोस्ती, पुतिन का 10 मिनट तक बिना बोले कार में वेट करना, ताकि मोदी जी जब आएंगे तो मोदी को रूल्स प्रोटोकॉल्स तोड़ करके अपने कार में बैठा के ले जाएंगे। ये सब चीजें, एक तो दोस्ती भी थी इंडिया और रशिया के बीच में, दूसरा अमेरिका को दिखाने के लिए था कि ट्रम्प, तुम जो भारत में 25-50% की टैरिफ की धमकी लगा करके सोचते हो कि भारत को झुका देंगे, तो ये देख लो, जिसके डर से तुम थर-थर काँपते हो, जिस व्लादिमीर पुतिन के डर से, वो पुतिन 10 मिनट तक मोदी का वेट करता है अपनी कार में बैठ करके, ताकि वो मोदी को साथ में बैठा के ले जा सके, ताकि कार पे बैठ के गप्पे मार सके। जबकि इससे तुरंत बाद इनके बीच मीटिंग भी होने वाली थी, इसके बावजूद पुतिन इनका वेट करते रह गए। ये सब मैसेज अमेरिका के लिए ही था, जो भी एससीओ में चल रहा था। चाइना अमेरिका को औकात दिखा रहा था, भारत अमेरिका को औकात दिखा रहा था, पुतिन अमेरिका को औकात दिखा रहा था, और साथ में 2-4 और कंट्री जैसे कि ब्राज़ील, लुला डी सिल्वा वगैरह भी अमेरिका को औकात दिखाने में लगे हुए थे, बट वो इस मीटिंग में नहीं शामिल थे। तो ये था इन कंट्रीज का कि इनके क्या, इस मीटिंग का इनके लिए क्या मायने थे और इसमें अमेरिका के क्या मायने थे। ये सारा जो खेल खेला गया है, ये अमेरिका को औकात दिखाने के लिए था कि तुम्हारे बिना भी हम लोग कैपेबल हैं हर मामले में, और अगर हम साथ आ गए। ट्रम्प का यही मेजर अचीवमेंट रहा है। ट्रम्प ने इंडिया, रसिया, चाइना को वापस से साथ ला दिया दशकों बाद, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसके लिए ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे तो फिर से कुछ मिस हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान के लिए क्या मायने थे।
जनरली पाकिस्तान के लिए कुछ मायने नहीं होता है बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में। पाकिस्तान उस हिजड़े की तरह है जो जस्ट ताली बजाने के लिए आता है। आपके यहाँ बच्चा हो गया है, हिजड़े पहुँच जाते हैं ताली मारने के लिए। आपके यहाँ शादी होने वाली है, हिजड़े पहुँच जाते हैं ताली बजाने के लिए। वही हालत पाकिस्तान की है। अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अगर आप देखोगे, तो आपके दिमाग में बस एक ही फ़ोटो आएगा, शादी वाले हिजड़े की। बच्चा पैदा होने के बाद जो हिजड़े आते हैं, उनके फ़ोटो दिमाग में घूमते हैं। उसी तरह से वो ताली पीटते हुए नज़र आए। उसी तरह से वो इस तरह से पुतिन के पीछे दौड़ रहे थे हाथ मिलाने के लिए, जैसे मतलब कोई एक फालतू नकारा बच्चा कोई बी ग्रेड की अभिनेत्री को देख देख करके उनके पीछे दौड़ता है। हालाँकि यहाँ पुतिन बी ग्रेड की अभिनेत्री नहीं है, पुतिन हाई लेवल के वर्ल्ड क्लास लीडर है, बट वो ऐसे दौड़ रहा था। वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इस तरह से पुतिन के पीछे भाग रहा था। उसी तरह से जनरली हर कोई, जैसे मोदी जी चाइना गए, मोदी जी 2 दिन के लिए गए, क्योंकि 2 दिन ही मीटिंग हुई थी। एससीओ की मीटिंग 2 दिन की थी, 31st की और 1st की। तो जितने भी लीडर्स गए, वो पुतिन हो या बाकी बड़े-बड़े लीडर्स हो, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के लिए चाइना गए थे। बट एक लीडर है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जो 6 दिन के लिए चाइना गया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जानता है कि मीटिंग में तो मैं इनसे भीख माँग नहीं पाऊँगा सबके सामने में। भीख माँगने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पहले जाना पड़ता है। हालाँकि न्यूज़ ये भी है कि शी जिनपिंग ने उसे मिलने से मना कर दिया था। मतलब शी जिनपिंग ने बोला कि तुम तो वैसे भी 6 दिन के लिए आए हो, तो इतनी जल्दी भी क्या मिलना है, और वैसे भी तुमसे मिल के क्या ही बातें होंगी। फिर वही पुराना राग अलापोगे, पुराना पैसा नहीं दे पाएँगे, कुछ लोन और दे दीजिए, अगली बार चुका देंगे, कुछ गधे भेज देंगे, जो भी भेजता है गधे, औरतें, वो सब भेजते रहेंगे चाइना में। यही सब लेकर के पहुँचा हुआ था। तो पाकिस्तान के लिए इसके कुछ खास मायने नहीं थे, सिवाय इसके कि पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई वहाँ पे। किसी ने पाकिस्तान को भाव नहीं दिया, और अमेरिका जो सारे स्टालवार्ट्स को छोड़ करके पाकिस्तान को गोदी में बैठा के घूम रहा है, तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की भारी बेइज्जती इस मीटिंग में हुई है, और दोनों को औकात दिखा दिया गया है। और पाकिस्तान को एक्स्ट्रा औकात मोदी जी ने दिखाई जब उन्होंने साफ-साफ बोल दिया, जब इस मीटिंग में बोला गया कि टेररिज्म वगैरह फैलाने वाली कंट्री जब तक इस मीटिंग में रहेंगे, तब तक कोई भी अच्छा निर्णय नहीं लिया जा पाएगा। और ये इशारा डायरेक्टली शहबाज शरीफ की तरफ था। तो ये थे इस मीटिंग के अलग-अलग कंट्रीज के लिए मायने।